पाकिस्तान के शहर पेशावर के इलाके कस्सा ख्वानी बाजार में एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाके में कम से कम 30 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की खबर है। ये धमाका शिया मसलक की मरकजी जामा मस्जिद में पेश आया। मकामी हुक्काम का कहना है कि इस वाक़े में जख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त दर्जनों एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मकामी पुलिस ओहदेदार के मुताबिक ये खुदकुश हमला था। खुदकुश हमलावर ने पुलिस पर फायरिंग की और मस्जिद में दाखिल हो गया, जिसके बाद वो मेंबर तक पहुंच गया जहां उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस टीम पर हमले के बाद जामा मस्जिद में धमाका हुआ है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धमाके की मजम्मत करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। तो एक बार फिर पाकिस्तान में मस्जिद में हुआ है बम धमाका। इलाका बताया जा रहा है पेशावर के इलाके कस्सा ख्वानी बाजार की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान ये धमाका हुआ है, जिसमें 30 अफराद हलाक हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह धमाका शिया मसलक की मरकजी जामा मस्जिद में पेश आया है और मकामी पुलिस ओहदेदार के मुताबिक खुदकुश हमला बताया जा रहा है और खुदकुश हमलावर ने पुलिस पर फायरिंग भी की, मस्जिद में दाखिल हुआ और मेंबर तक वो पहुंचा। मेंबर पर पहुंचने के बाद उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इससे कबल पुलिस और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, दूसरा जख्मी हुआ है। पुलिस ने हमले पर जामा मस्जिद में धमाका, पुलिस के टीम पर हमले के बाद जामा मस्जिद में धमाका भी हुआ है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस धमाके की मजम्मत करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है और इस वक्त दर्जनों एम्बुलेंस मौके पर वहाँ मौजूद है और इमदादी कार्रवाई जारी है। करीबी अस्पतालों में जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मकामी पुलिस ओहदेदार के मुताबिक ये खुदकुश हमला बताया जा रहा है। इस वाक़े में जख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। फ़िलहाल 30 अफराद के कम से कम 30 अफराद इस धमाके में शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, पाकिस्तान के पेशावर के इलाके कस्सा ख्वानी बाजार की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाके में कम से कम 30 अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। और मस्जिद जो है वो बताई जा रही है कि शिया मसलक की मरकज़ी जामा मस्जिद है, जिसमें ये धमाका हुआ है और मकामी हुकाम के मुताबिक जख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। दर्जनों एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, इमदादी कार्रवाई भी जारी है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को फ़िलहाल घेरे में ले लिया है। मकामी पुलिस ओहदेदार के मुताबिक ये खुदकुश हमला था और ख़ुदकुश हमलावर ने पुलिस पर फायरिंग की और मस्जिद में दाखिल हुआ, जिसके बाद वो मेंबर तक पहुंचा जहां उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके बाद इस धमाके में कम से कम 30 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। तो हलाक हो गए हैं 30 अफराद, लेकिन ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा है जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। और आपको बता दें, खुदकुश हमलावर ने पुलिस पर फायरिंग की और मस्जिद में दाखिल हुआ, यानी पुलिस का पूरा इंतज़ाम वहाँ पर था, फिर भी वहाँ पर हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने के वक्त पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद वो सीधे फायरिंग करते हुए मेंबर तक जा पहुँचा और जैसे ही वो मेंबर के करीब पहुँचा खुद को उसने धमाके से उड़ा लिया है, ये पुलिस के मुताबिक कहना है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी, पाकिस्तानी पुलिस का एक एहलकार शहीद हुआ है जो मस्जिद के पास इंतजामात पर था, सिक्योरिटी इंतजामात पर, जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, मस्जिदों में भी धमाके होते हैं पाकिस्तान में और शिया सुन्नी मसलक की ये झड़प है एक तरह से। जैसा कि बताया जा रहा है कि शिया मस्जिद है, शिया मसलक की मस्जिद है, जिसमें यह धमाका हुआ है और 30 अफराद के हलाक होने की खबर है, दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली वक्फ बोर्ड
ठीक से नहीं हो रहा है काम। दिल्ली वक्फ बोर्ड में ठीक से नहीं हो रहा है काम। वक्फ बोर्ड के अरकान ने लगाए बदनवानी के इल्जामात। वक्फ बोर्ड के स्टाफ ने कहा हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से हटाए जा सकते हैं अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड को लेकर मामला। दिल्ली वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अरकान ने बदनवानी के इल्जामात लगाए हैं और वक्फ बोर्ड के स्टाफ ने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से हटाए जा सकते हैं अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान एमएलए भी हैं, आप पार्टी के एमएलए हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और उसी वक्फ बोर्ड में अब बदनवानी के इल्जामात लग रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अरकान स्टाफ खुद कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। वक्फ बोर्ड के अरकान का कहना है कि बदनवानी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड में काम ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से अमानतुल्लाह खान को हटाया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली वक्फ बोर्ड से आ रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में बदनवानी के इल्जामात लग रहे हैं, स्टाफ की बात नहीं सुनी जा रही है और बोर्ड में ठीक ढंग से काम भी नहीं हो रहा है, जिसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से शिप से हटाए जा सकते हैं अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान एमएलए भी हैं, आप पार्टी से हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और वहीं वक्फ बोर्ड के स्टाफ और अरकान बदनवानी के इल्जाम लगा रहे हैं और स्टाफ का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है वक्फ बोर्ड में और दिल्ली वक्फ बोर्ड में ठीक से काम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से अमानतुल्लाह खान को इस मसले पर हटाया जा सकता है और पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम तफसीलात के लिए जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या है पूरा मामला? अरकान भी बदजन नजर आ रहे हैं और बोर्ड के मेंबरान हैं, अरकान हैं, उनका भी यही इल्जाम है कि बदनवानी हो रही है, काम नहीं हो रहा है। क्या कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए जिलानी, अक्सर दिल्ली वक्फ बोर्ड सुर्खियों में रहता है बिल्कुल और अक्सर मुखालफत होती रहती है। आज का जो मामला है, ये मामला शुरू होता है जब जोरबाग मामले में अमानतुल्लाह खान के जरिए से नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और उसके बाद एलजी के जरिए उस रेजोल्यूशन को पिछले दिनों ही रद्द कर दिया गया था और अब जो वक्फ बोर्ड के 3 मेंबर हैं जी, चौधरी शरीफ अहमद, रजिया सुल्ताना और नईम फातिमा जो शिया मेंबर हैं, और ये 3 मेंबर एलजी के पास गए और इन्होंने तहरीक आदम एतमाद की जो तजवीज है वो एलजी के सामने लिखी तहरीरी तौर पर दी है, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटे से परवेज हाशमी है, उन्होंने तहरीरी तौर पर अपनी मंजूरी दी थी इस पूरी तजवीज को जी। एक तो पहलू ये है और इसी के साथ साथ अब क्योंकि ये तजवीज वहां पहुंच गई है, इस पर अब आगे का प्रोसेस ये है कि क्योंकि 20A की जो वक्फ एक्ट के तहत जो शिक है उसके तहत अब एक मीटिंग कॉल की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से और उसमें अगर 4 लोग दोबारा से अदम एतमाद की तहरीक वहां पर पेश करते हैं और वो पास हो जाती है तो अमानतुल्लाह खान को चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी। ये मीटिंग अगले 15 दिनों के अंदर कॉल की जानी है। तो फिलहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड तो तहलील नहीं हो रहा है, लेकिन जो अमानतुल्लाह खान की चेयरमैनशिप है उस पर जरूर एक तरीके से एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जो अहम बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो 7 मेंबरान होते हैं उनमें से 3 एलजी के पास पहुंचे। इससे पहले भी दिल्ली वक्फ बोर्ड जब तहलील किया गया था 2016 में, उस वक्त इसी तरह की सूरत हाल सामने आई थी कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स एलजी के पास पहुंच गए थे और यही सूरत हाल अब है। तो अब जिस तरीके से बदजन नजर आ रहे हैं उसको लेकर के काफी कुछ आने वाले वक्त में उलटपलट हो सकता है, लेकिन अब 15 दिन में कॉल किया जाएगा, मीटिंग कॉल की जाएगी और उसके अंदर चेयरमैन रह पाएंगे। यानी असल मसला ये अमानतुल्लाह खान की चेयरमैनशिप का लेकर है। सिर्फ अमानतुल्लाह खान पर ये इल्जामात हैं या वक्फ बोर्ड में कारकर्दगी पूरी ठप है, ये भी एक मसला है? देखिए, क्योंकि बोर्ड के जो स्टाफ है वो भी कह रहा है कि हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है और अरकान कहते हैं बोर्ड के कि वो बदनवानी उरूज पर है। देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड कई तरह के मसाइल से उसका सामना कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पास फंड की कमी है। 11 महीनों से इमामों की तनख्वाह नहीं दी गई, विवाहों की पेंशन नहीं दी गई, क्योंकि दिल्ली हुकूमत की तरफ से उनके पास फंड नहीं आ रहे हैं। फंड इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कई तरह की शिकायतें हैं इलीगलिटी को लेकर के, कि कई तरह से चीजों को उलट पुलट किया गया और उस मामले को लेकर जांच चल रही है।
हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इमामों की तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन स्टाफ की जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो अमला होता था वो बहुत होता था, 25-30 होता था, लेकिन अब वो 100 के करीब जो अमला है वो मौजूद है, तो उनको भी वक्त से तनख्वाह नहीं मिलती। ये तमाम मसाइल का दिल्ली वक्फ बोर्ड सामना कर रहा है। ठीक, हालांकि चौधरी शरीफ और जो कई दूसरे मेंबर थे वो पहले भी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बगावत की आवाज उठा चुके हैं, और आज ये साफ तौर पर एलजी हाउस तक ये मामला पहुंचा है। लेकिन आपको एक बात जरूर समझनी होगी, इस मामले में जो शुरुआत होती है वो जोरबाग मामले से होती है। जोरबाग मामले को लेकर के जो रेजोल्यूशन आता है उसको एलजी रद्द करते हैं, और फिर उस रद्द किए जाने को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में उस मामले की समाअत हो रही है, और इसी बीच ये तमाम मेंबर्स एलजी के पास पहुंच जाते हैं और एक तरीके से अमानतुल्लाह खान को हटाने के लिए वो मोशन पास कर देते हैं, तजवीज देते हैं। तो ये तमाम चीजें देखनी चाहिए, और इसके पीछे जो जोरबाग का इशू है वो भी मौजूद है, और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो माली का जो इशू है वो भी कहीं ना कहीं इसके बीच में मौजूद है। बिल्कुल, बहुत से अवामिल हैं वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड में मसाइल तो हैं जिसको लेकर अभी बाकायदा बगावत भी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से अमानतुल्लाह को हटाया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड के स्टाफ का कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और अरकान कहते हैं कि बदउनवानी जारी है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती और तालीम के लिए मशहूर इलाका जामिया नगर में पिछले कुछ महीनों से जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं। इसी महीने में कई बार गोली चलने की वारदात हुई, और 6 दिन पहले मामूली बात पर 25 साल तालिब इल्म का कत्ल हो गया। बटला हाउस इलाके के बाबू खान के खानदान ने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में ही उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। 25 साल का तालिब खान उनको बेसहारा छोड़कर मौत को गले लगा लेगा। दरअसल 25 फरवरी को गिल्ली डंडा के मामूली खेल में झगड़ा हुआ और तालिब के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद तालिब की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की, जिनमें 3 को पकड़ लिया गया है और 4 अभी भी फरार हैं। किसी के हाथ में मतलब डंडे, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में कुछ। लड़का मेरा भागता भागता ठोकर खा के गिर गया, तो इन्होंने लोगों ने उठन नहीं दिया उसको, और मैं वहाँ मौजूद था। मैंने एक आदमी का, जब वो मारने लगे बहुत जोर जोर से, तो एक आदमी का मैंने फाला पकड़ा, कस्सी, वो मेरा कैशी उसमें भी आया हुआ है, और लड़का बहुत रहम की भीख मांगता रहा। मैं भी इनके आगे हाथ जोड़ता रहा कि भाई रहम करो, छोड़ दो छोड़ दो, मगर इन लोगों ने, जालिमों ने छोड़ा नहीं लड़के को। अभी इसमें से 4 पकड़े गए हैं, या 3 या 4 ऐसे ही, बाकी लोग फरार हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है, छापे उपे मारे या क्या करे, वो पुलिस का काम है। नौशाद चौधरी, ये सब लोग कोई भी अभी तक नहीं पकड़े गए। नफीस चौधरी, नौशाद चौधरी, ये लोग मेन है, ये अभी तक नहीं पकड़े गए। तो हमें इंसाफ चाहिए, इन लोगों को पकड़ो जल्द से जल्द। थाना जामिया नगर में इस मामले को लेकर 4 लोगों के नाम नामजद FIR कराई गई है। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, लेकिन इलाके के लोग पिछले 1 महीने में कई वारदातों के बाद काफी परेशान हैं। बहुत बेचैनी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, कितना खुल्लम खुल्ला क्राइम हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ से पुलिस थाने, पुलिस चौकी सब खत्म हो गया है, और पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई शरीफ आदमी थाने में जा नहीं सकता, उसको ऐसा थाने का रवैया ऐसा है कि शरीफ आदमी को कोई पूछने को तैयार नहीं है। और जो एक खास तबके के लोग हैं यहाँ, जो बिल्डर कहलाते हैं, एक तरह से बिल्डर कहलाते हैं और क्रिमिनल टाइप के कहलाते हैं, उन लोगों की पूछे, उन्हीं की सब बात हो रही है। अब पिछले महीने में तो आप सुन रहे हैं, देखो अभी ये गोली चली, अभी ये मर्डर हुआ, उससे पहले गोली चली। उससे मेरे ख्याल में पिछले 4, 5, 6 महीने में 10 वारदात ऐसी हो चुकी हैं। इस मामले में थाना जामिया नगर की ओर से गैर इरादतन कत्ल यानी कि IPC 308 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अगर देखें तो इलाके की आबादी जहां पिछली 1 दहाई में तेज़ी से बढ़ी है, 1 थाने की जगह 2 थाने बनाए हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ महीनों में क्राइम यहां पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम लोग काफ़ी परेशान हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
दिल्ली के जामे नगर में तालिब के कत्ल के खिलाफ अवाम बरहम है। मकामी लोगों ने आज एहतजाज किया। उन्होंने तालिब के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और ख़ानदान के एक फ़र्द को नौकरी देने का मुतालबा किया। ख्याल है कि 25 फरवरी को खेल के दौरान मामूली सी बात पर मारपीट हुई, जिसके नतीजे में तालिब खान की मौत हो गई। इस केस में मुकदमा दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोई कॉल नहीं की गई थी। जाकिर नगर RWA की तरफ से कॉल दी गई थी कि हम लोग यहाँ पर तालिब के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे। तो उसमें MIM वालों ने भी कॉल दी है कि हम उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से रुपेश को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया, इसी तरीके से इनको भी 1 करोड़ का मुआवजा दी जाए। मजहब के नाम पे भेदभाव ना किया जाए कि मतलब किसी और को तो दे दिया गया, इनको नहीं दिया जा रहा है ना। और इसके अंदर जो मिली भगत है आम आदमी पार्टी के लोगों की, उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है? मतलब जो गरीब है उसको ही दबाया जाएगा, तो ये चीजें ना हो। इंसाफ किया जाए, इंसाफ तरीके से इंसाफ किया जाए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी कल्प्रेट है उनको एक तो गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द मुआवजा की दिया जाए ना 1 करोड़ का, जैसे रुपेश को गुज्जर को दिया गया था। दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड के अंदर इनको सरकारी वो दी जाए, नौकरी दी जाए। हमारा ये डिमांड है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, जिस तरह से ये वाकया हो रहा था, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको आगे आगे मदद करना चाहिए था। हमारे इस्लाम में ये लिखा है कि आप मदद कीजिए। वहाँ लोगों ने हेल्प नहीं की। अगर वो हेल्प करते तो शायद आज ये बच्चा बच जाता। और तबलीग जमात मरकज की मस्जिद बंगलावाली खोलने के मामले में एक मरतबा फिर ताखिर हो सकती है। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी और DDMA की गाइडलाइंस के तहत मरकज की मस्जिद खुलने के ज़वाबित तय करने थे। लेकिन मरकजी सरकार के वकील DDMA की गाइडलाइंस के तहत मरकज़ खोलने के ऑफ़र को वापस ले लिया। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने इसकी मुखालफत की और तमाम इबादत गाहों के खुलने का हवाला दिया, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी। अगली समाअत 11 मार्च को होगी। वक्फ बोर्ड की क्रिमिनल रिट पिटीशन में कि रमज़ान और शब बारात की होने के कारण मस्जिद को कम से कम खोल दिया जाए। उसमें 22 फरवरी को यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से ये सबमिशन करा गया कि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खोला जा सकता है। 26 तारीख में जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो सारी विड्रॉ हो गई विद इफेक्ट फ्रॉम 27 द मिडनाइट ऑफ 27 एंड 28 ऑफ फरवरी। आज वो मैटर लिस्टेड था जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया कि जिस तरह से पिछली मर्तबा 50 लोगों को परमिशन दी गई थी नमाज अदा करने की शब बारात और रमज़ान के दौरान, उसी तरह से अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड चाहे तो वो परमिशन दी जा सकती है। उसका हमने अपोजिशन किया और इस ग्राउंड पर करा कि जब ये सबमिशन ऑलरेडी हो चुका है कि DDMA की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मस्जिद को खोला जा सकता है, तो जो बाकी धार्मिक स्थलों के लिए ट्रीटमेंट है वही हमको भी दिया जाए। और क्योंकि सारी रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ करा जा चुका है, इसलिए मस्जिद को बंद करके रखने का कोई औचित्य नहीं है। काबिल अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये मौका दिया है कि वो 26 फरवरी 2022 की DDMA की जो गाइडलाइंस है, जो ऑर्डर है रिस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ करने का, उसको रिकॉर्ड पर लाए और इस पर्पस के लिए 11 मार्च की नेक्स्ट डेट दी गई है। तबलीगी जमात मरकज़ को बंद हुए 2 साल हो चुके हैं। मार्च 2020 से ही तबलीगी जमात का मरकज़ यानी कि बंगला वाली मस्जिद ये बंद पड़ी है। कोरोना का जब पहली लहर आई थी उसी वक्त से विवादित तौर पर मरकज़ को बंद कर दिया गया था। आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और पिछली मरतबा जो ऑफ़र दिया गया था कि मरकज़ की तरफ से कि DDMA गाइडलाइन के तहत मरकज़ को खोला जा सकता है, आज मरकज़ ने वो अपना ऑफ़र वापस ले लिया, जिसकी वजह से और अब फ़िलहाल मरकज़ खुलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। एक नया ऑफ़र दिया है, जिस तरीके से पिछले साल ये कहा गया था शब बारात और रमज़ान के मौके पर कि 50 लोग मस्जिद के अंदर नमाज अदा करना चाहें तो वो अदा कर सकते हैं। और अब देखिए क्रिप्टो की समझ, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां।
हाल के महीनों में क्रिप्टो करेंसी बाजार में मंदी के बावजूद कॉइनबेस 2021 की Q4 में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने में ये कामयाब रहा है। Q4 में $1.94 बिलियन के रेवेन्यू का प्रेडिक्शन किया गया था, लेकिन कॉइनबेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए $2.5 बिलियन कमा लिया। कंपनी के अनुमानित अर्निंग्स पर शेयर $1.85 से बढ़कर $3.32 हो गए। नेट इनकम भी दोगुनी हो गई। कंपनी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2021 कॉइनबेस और क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी के लिए एक उल्लेखनीय साल था। हमारा बिजनेस सिर्फ 2 साल में काफी ज्यादा मजबूत हुआ। हजारों एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़े हैं, यूजर्स की संख्या भी लाखों के पार पहुंच गई और हमारी बैलेंस शीट अब ज्यादा मजबूत हो गई है। हम मैसिव इंडस्ट्री ग्रोथ के लॉन्ग टर्म तक जारी रहने की उम्मीद करते हैं, जो हमारी 2022 की इन्वेस्टमेंट प्लान्स को दर्शाता है। डॉगकॉइन को फाउंडर ने मीम कॉइन्स पर निशाना साधा। डॉगकॉइन के को फाउंडर बिली मार्कस ने पिछले हफ्ते मीम कॉइन शिलर्स की आलोचना करते हुए कहा कि वो उन प्रोजेक्ट्स को नापसंद करते हैं जो मीम या कम्युनिटी के बारे में ना होकर अमीर बनने की कोशिश करें, लोगों द्वारा अमीर बनने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बनाई गई है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि सटायर अच्छे हैं, चुटकुली मजाकिया हैं, लेकिन इसकी आड़ में स्पैम एडवर्टाइजिंग, प्रोजेक्ट्स को लेकर झूठे वादे, उनमें शामिल लोगों की गलत जानकारी देना, स्पैम की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, ये कोशिश करना, ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है। मार्कस ने विशेष रूप से बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये इंटरनेट को हर तरह से बदतर बना रहा है। उन्होंने स्पैमर्स को टारगेट करते हुए कहा कि वे अपने संदिग्ध क्रिप्टो विज्ञापनों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाढ़ ला रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव ने थामा कॉइनबेस का हाथ, कहा ये कि क्रिप्टो से जुड़ने का सही समय। गोल्डमैन सैक्स का एक एग्जीक्यूटिव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक में 16 साल के अनुभव के बाद अब कॉइनबेस ज्वाइन कर रहा है। अपने स्विच पर उन्होंने कहा कि यह क्रिप्टो अर्थव्यवस्था को अपनाने का समय है। उन्होंने इस डिजिटल इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज में शामिल होने का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बताया। रॉगर बार्लेट ग्लोबल मार्केट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल को हेड थे। उन्हें लगता है कि अब गोल्डमैन सैक्स के अपने अनुभव को नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो इकोनॉमी को मजबूत बनाने में इस्तेमाल करने का वक्त है। कॉइनबेस एक नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑपरेटर है। कंपनी ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।